हेलो दोस्तों, एक्समार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। आपको एक बहुत बड़ा न्यूज आज मिला होगा कि आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे तर्क के बारे में आरआरबी ने बताया है कि वो कैसे कैसे एग्ज़ाम को स्टार्ट किया, कैसे एग्ज़ाम को अप किया और कैसे आगे के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एनटीपीसी 7th फेज बाकी है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बाकी है। तो सभी के बारे में एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है आरआरबी के द्वारा, जो मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। जो नहीं देखे हैं इस डिस्क्रिप्शन में जाए, उसका लिंक दिया हुआ है नोटिस का, और उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से कहा गया है कि उसने सबसे पहले 3 नोटिफिकेशन को जारी किया था। 3 नोटिफिकेशन जो थे एनटीपीसी ग्रुप डी और एक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन थे, उन सभी के तहत वह एग्ज़ाम स्टार्ट किया। जैसे ही कोविड का केसेस कम हुआ दिसंबर 2020 में, उसने एग्ज़ाम स्टार्ट किया और फिर से सिचुएशन गंभीर होने के कारण फिर से सिचुएशन पैंडेमिक हो गया, तो वह क्या किया, एग्ज़ाम को स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उसका स्टेट का एग्ज़ाम रोक के और दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम करवा दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पूरे एग्ज़ाम को अभी स्टॉप किया गया है। फिर से एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो रहा है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। तो जो भी इस नोटिफिकेशन को नहीं देखें, उस नोटिफिकेशन को देख ले। और मैं आप लोग को एक बार फिर बता देना चाहूँ कि आपने जितना पढ़ा इनफ पढ़ लिया है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेके पढ़िए। जैसे मैं साइंस में बता रहा हूँ, बहुत जल्द मैथ का आने वाला है। सभी PYQ को हम लोग करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इस बात को ध्यान में रखें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड है, सारे एग्ज़ाम जैसे सिचुएशन थोड़ा सा भी सुधरेगा, जैसे स्टेज बाय स्टेज जितने भी रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिए जाएंगे और एग्ज़ाम पुनः चालू हो जाएगा अपने सुचारू रूप से। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, भौतिकी का बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो चलिए बता देना चाहूँगा आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके विषय में अब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे छोटा छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रत्यास्था है ना, इलास्टिसिटी, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, और द्रव का प्रभाव फ्लो ऑफ लिक्विड, और उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको साथ में रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। देखिए सबसे इस पर बहुत ही थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यह आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 को पूछा गया शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। अब किसी के आकार में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम उस पर शरीर द्वारा जो उस पर कार्य किया गया है, शरीर द्वारा जो प्राप्त उस पर ऊर्जा है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको कहा जाता है प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। क्या कहता है? प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व गतिज ऊर्जा, ये सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो प्रीवियस वीडियो पे अपलोडेड है। आप उस सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि जब आप एक कोयल स्प्रिंग को, है ना, क्या कोयल स्प्रिंग, यानी जो ये कोयल स्प्रिंग जो इस तरह का होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। कोयल स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए, यानी इसको दबा दिया जाए, तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आप उस पर काम करते हैं किस तरह का, उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वह बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य होती है, ये चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी आप किसी भी रबड़ को या स्प्रिंग को खींचते या दबाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। संचित हो जाती है कहने का मतलब क्या, उसमें स्टोर हो जाती है। और जैसे ही उसमें स्टोर होती है, यानी प्रत्यास्था जो है उतनी अधिक हो जाती है। प्रत्यास्था क्या हो जाती है, उतनी ही अधिक हो जाती है। यानी उसमें जैसे हम दबाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा, एनर्जी संचित हो जाएगा। तो उस पर क्या हो जाएगा कि प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी।
समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ को समझना है, यानी कि दबाएंगे या खींचेंगे दोनों ही कंडीशन में प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगा, वृद्धि होगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे कि एक बोल्टिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। एक पेपर जो होता है वो स्याही को कैसे सोखता है, इस बारे में कहा गया है। तो आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे लगा हुआ है वीडियो, उस पर आप देख रहे होंगे कि गिलास का एक पानी जो है वो दूसरे गिलास में कैसे स्थानांतरित हो रहा है। देखिए कैसे इस पे आ रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है इस पेपर के द्वारा कैसे इस गिलास से पानी इस गिलास में जा रहा है। और ये देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में ही पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये होता कैसे है, केसिक को यानी कैपिलरी क्रिया के कारण, केसिक कैपिलरी क्रिया जो है उसके कारण ये होता है कि जैसे किसी भी ठोस पदार्थ के संपर्क में आने पर द्रव की यह क्रिया, जिसमें द्रव के अणुओं के एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणुओं के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप, देखिए ये जो है इसका आकर्षण और इस द्रव के आकर्षण के फलस्वरूप जो स्थानांतरण होता है उसी को क्या कहते हैं, कैपिलरी यानी केशिकत्व क्रिया कहते हैं। केशिकत्व क्रिया या कैपिलरी क्रिया कहते हैं। इस बात को समझ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केशिकत्व क्रिया के बारे में मैंने बता रखा है कि किसी ठोस पदार्थ के संपर्क में रहने वाले द्रव की वह क्रिया जिसमें द्रव के अणु एक दूसरे के प्रति और ठोस के अणु एक दूसरे के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप द्रव का पृष्ठ उठता या गिरता है, इसी क्रिया द्वारा बॉइलिंग पेपर जो है वो क्या करता है, स्याही को सोखता है। और इसका एक अन्य उदाहरण है, पानी के गिलास में एक पतली खुली नलिका डाली जाए तो केशिकत्व के कारण ही नली में पानी का स्तर गिलास के पानी से, देखिए एक बता देते हैं, जैसे एक गिलास है, ये गिलास है, अब इसमें पानी भर दिए यहाँ तक, ये इसका पानी का लेवल यहाँ तक है। अगर इसमें हम एक पाइप डाल दें तो देखिएगा पानी का लेवल पाइप में थोड़ा ऊपर तक होता है, पानी का लेवल जो होता है पाइप में थोड़ा ऊपर तक होता है, इसी को कहते हैं कैपिलरी, इसी को कहते हैं केशिकत्व क्रिया। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है, किस गुणधर्म के कारण जो होती है वो गोलाकार होती है। आप देख रहे हैं कि उस डंटे से जो पानी की बूंद गिर रही है वो गोलाकार रूप में गिर रही है, और वो गोलाकार रूप किस कारण से होती है, इस चीज को पूछा जा रहा है। तो ये गोलाकार रूप जो आप देख रहे हैं, ये गोलाकार रूप किस कारण होती है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। जल के पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है कि जल की बूंदें जो है वो गोलाकार के फॉर्म में, गोलाकार के रूप में आती है। समझ रहे हैं। उसके बाद इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि पृष्ठ तनाव के बराबर टेंशन बराबर क्या होता है, F/L। F/L इसका एक फॉर्मूला है जो आपको सरफेस टेंशन को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। द्रव का बूंद या गिरती हुई बूंद का गोलाकार होना अंतर पृष्ठ तनाव गुण के उपस्थित होने के कारण होता है। यदि द्रव के तल पर एक आभासी रेखा यानी बहुत छोटी रेखा खींचे तो उस रेखा पर लंबवत तनाव बल लगता है, यह बल ही सतह तनाव बल कहलाता है। समझ रहे हैं कि सतह तनाव बल यानी सरफेस टेंशन जो है वो किस तरीके से लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए सरफेस टेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो उसको माइंड पे सेट कर लेना है। एक आदर्श तरल पदार्थ, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है, बहुत सैन्यपूर्ण होता है, न्यूटन के सैन्य नियम के अनुसार होता है ना, डब्ल्यूट प्रभाव में माना जाता है, उसके बाद है घर्षण रहित और संपीड़ित होता है। ये चीज पूछ रहा है कि इस पे क्या होगा। तो ये जो एक आदर्श तरल पदार्थ होता है ये घर्षण रहित और संपीड़ित होता है। संपीड़ित मतलब दबा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एक आदर्श गैस जो होता है, एक आदर्श तरल पदार्थ जो होता है वो घर्षण रहित और असंपीड़ित होता है। आदर्श तरल में सतह तनाव नहीं होता तथा बल्क मॉडुलस अनंत होता है। वास्तव में कोई भी तरल आदर्श तरल नहीं होता। समझ रहे हैं कि जिसपे घर्षण ना हो वैसा कोई भी तरल नहीं होता, लेकिन ये
कहा गया है, इस बात को सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल बेस्ड है कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निरसरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड हो। क्या हो? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड हो। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है F = ρ/GH, ठीक है। इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मान तो हो जाएगा 1000, G का मान हो जाएगा 10, और जो ये H है, H को हम लोग Q भी लिखते हैं, और Q का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.0001, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁴। और इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 1 न्यूटन। क्या आएगा? 1 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखना। ये है, लेकिन ये बहुत कम रेयर केस में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं किया है। वैसे भी मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2018 में, 2016 में, एक ALP के द्वारा और एक NTPC के द्वारा। तो ये क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये अब उत्प्लावकता स्टार्ट हो गया यहाँ से, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को लेके, कि उत्प्लावकता यानी बाउंडेंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? कि यह जो है उत्प्लावकता बल के सिद्धांत को किसने दिया, इसके बारे में पूछ रहा है। कि उत्प्लावकता बल का सिद्धांत जो है वो जहाज में, यानी जहाज जो पानी में तैरते हैं उसके बारे में ये ज्ञान बताएं कि कैसे तैरते हैं, वो कितना पानी को विस्थापित करते हैं, वजन कितना उसका कम हो जाता है, ये सभी के बारे में बताया। और वो साइंटिस्ट का क्या नाम है? आर्किमिडीज। इस सिद्धांत का नाम ही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ये इतना इजी क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये चीज समझिए कि जितना इजी क्वेश्चन है वही सब पूछे जाते हैं, और जो थोड़ा सा मतलब कि उस पर लॉजिकल होता है वो बहुत कम रेयर केस में पूछे जाते हैं, अगर आपका नसीब खराब रहा तो इस बात को समझ रहे हैं। ये सारे सॉल्यूशन, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे हमारे PDF में, और PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करने से ही पता चलता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं जो भी मैं HW में आप लोग। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो अभी लास्ट क्वेश्चन ही हम लोगों ने ऐसा किया था कि जहाज का पानी में तैरना, यह किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है? तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से द्वारा। ये आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया है, और इन्हीं के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है। तो देखिए हम लोग इसका एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं छोटा सा, कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, अथवा किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर। देखिए ये पूरा सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज समझ में आएगा। क्या आएगा? कि किसी भी तरल पदार्थ में अगर कोई भी वस्तु तैर रहा है, या जितना भी वह डूबा है, या डूबने के कारण वह जितना भी जल को विस्थापित किया है, वह उसके भार के बराबर होगा। ये चीज समझ रहे हैं कि जितना भी तरल या जितना भी वह जल को विस्थापित किया है, उसका जो होगा वह उसके भार के बराबर होगा। ये चीज समझ रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और उत्प्लावक बल किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जहाजों की गति में वृद्धि डेस पर आधारित है, किस पर आधारित है? ठीक है, कि जहाजों की गति में जो वृद्धि है वह किस पर आधारित है? न्यूटन के गति के नियम के अनुसार। आप देखिए कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम, नो सर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, नो सर। फैराडे नियम, नो सर। आर्किमिडीज का सिद्धांत, यस सर। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कि जहाजों की गति में वृद्धि जो है वो किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर आधारित है। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि जितने भी पानी से रिलेटेड हैं आपको, यानी उत्प्लावन बल की जो कंडीशन जो भी फॉलो होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उस पर आंख बंद करके आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पे
क्लिक कर देना। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को स्टार लगा के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होते हैं, ऊपरी प्रणोद और भार में क्या प्रयुक्त होते हैं, इस बात के लिए पूछा गया है। तो प्रणोद, ऊपरी प्रणोद और भार जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु को किसी तरल पदार्थ पे रखे जाते हैं या रखते हैं हम लोग, तो उसको ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर एक दबाव महसूस होता है, दबाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उस दबाव को क्या कहते हैं? तो उस दबाव को कहते हैं बॉइंट फोर्स। क्या कहते हैं? बॉइंट फोर्स कहते हैं। और ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखिए 2016 में पूछा गया है और अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर ये पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग के समक्ष लेके आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉइंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक डूबते हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? अब बोल रहा है एक डूबता हुआ पिंड है, कहीं पर भी डूब रहा है, पानी में, तेल में, कहीं पर भी डूब रहा है, तो ये जो डूब रहा है तो इसके डूबने के कारण जो उत्प्लावन बल जो काम कर रहा है उसका दूसरा नाम क्या है? उत्प्लावन बल जो काम कर रहा है इसमें, उसका दूसरा नाम क्या है? ये चीज पूछा गया है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उत्क्षेप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए 2019 में यानी करंट में पूछा गया है, ये करंट में पूछा गया है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है उत्क्षेप, तो इसको स्टार लगा के आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है? तो सबसे पहले एक बात ध्यान रख लीजिए कि कभी भी बर्फ या पानी में या पानी का बर्फ में पिघलना उसके स्तर को कभी नहीं बढ़ाता, उसके लिमिट को कभी नहीं बढ़ाता है। वह जैसा पहले था वैसे ही रहता है, जितना लेयर उसका है उतना ही लेयर तक रहता है, वह बढ़ता घटता नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी जल स्तर पूर्ववत रहेगा, यानी पूर्व में जैसा था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये किसने कहा है? आर्किमिडीज के नियम अनुसार कहा गया है कि बर्फ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना उसका आयतन है। समझ रहे हैं? तो इस आधार पर ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। देखिए अब उत्क्षेप आ गया कि उत्क्षेप होगा, तो उत्क्षेप क्या होगा? तो उत्क्षेप होगा कि वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार से कम, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप, यानी उत्क्षेप मतलब क्या? उत्प्लावन बल क्या होगा? वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार से कम होगा। देखिए इसके बारे में शॉर्ट नोट्स एकदम पढ़ते हैं हम लोग। 3 स्थिति इसका आता है, उस तीनों स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे कि यदि वस्तु का भार, देखेंगे फर्स्ट स्थिति में, यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। क्या कह रहा है? वस्तु द्रव में डूब जाएगी। ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब वस्तु के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है कि द्रव के घनत्व से अगर उस पदार्थ का घनत्व अधिक है तो वो क्या होगा? डूब जाएगा। अब दूसरा स्थिति देखिएगा, यदि वस्तु का भार W हटाए गए द्रव के भार W के बराबर हो तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी क्योंकि परिणामी बल शून्य होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना भार है और जितना द्रव को हटाया है अगर वो दोनों बराबर हो तो वो डूबा हुआ रहेगा, लेकिन ऊपर की सतह पर वो तैरता रहेगा, यानी परिणामी बल जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए लास्ट स्थिति क्या है? यदि महत्तम उत्प्लावन बल यानी अधिक उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। क्या कह रहा है कि अगर उत्प्लावन बल बहुत अधिक है, उत्प्लावन बल बहुत अधिक है और जो वस्तु का भार है वो उस मतलब घनत्व है वो उससे कम होगा तो वह
पदार्थ जो है वो तरल पर तैरती रहेगी। ये तीसरी स्थिति के द्वारा हमें पता चलता है। तो तीनों स्थिति आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो देखिए उत्क्षेप बल मैंने कहा था, इस बात को नोट रखिएगा क्योंकि उत्प्लावन अब बहुत कम दिया जाता है, उसके जगह पे उत्क्षेप का ही प्रयोग किया जाता है। तो उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में। एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी इसका कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोमीटर ये आधारित है, पनडुब्बी ये आधारित है, लेक्टोमीटर ये आधारित है, ओडोमीटर ये तो आधारित नहीं है सर। ओडोमीटर आधारित है क्या? नहीं, ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी जितने ये सभी हैं ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही है कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल ही उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और ये तीनों वही चीज बताता है, यानी डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के भार पर निर्भर करता है। क्या करता है? तरल के भार पर क्या निर्भर करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका घनत्व का हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि जो किसी वस्तु को किसी द्रव में अगर डुबोया जाता है तो कैसे डूबता है, इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि घनत्व जिसका अधिक होगा, घनत्व पानी का अधिक होगा तो पदार्थ को डूबने नहीं देगा, और पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो वह पानी में डूब जाएगा। इस बात पे हम लोग ध्यान दे रहे थे। फिर से देख लेते हैं कि उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिससे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल तरल के घनत्व के समानुपाती होता है, इस बात को ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। अब वह उत्प्लावन बल जो है वह द्रव के घनत्व के और आयतन पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये चीज पूछ रहा है। तो वह उसके परिणाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उसके परिणाम पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो चारों टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करें एक्स स्मार्ट एकेडमी और हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए। तो ये देखिए आज हम लोगों ने ये चारों टॉपिक कर लिया। कल हम ये तीनों टॉपिक करेंगे और हमारा पदार्थ के गुण जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक करना भूलें ना। टेलीग्राम में जुड़ लें पीडीएफ के लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम में जुड़ जाए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, स्टोरी पे क्वेश्चन बेस्ड होता है उसके लिए, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो जाए, उस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने भी है वो डाले हुए हैं। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में आप हमें वो सारी चीज़ें बताएंगे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि आज नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत जल्द ही एग्जाम होने वाला है, तो आपके साथ साथ बहुतों को इसका लाभ मिले, इसलिए वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।